नमस्कार, सर्च स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र। आई नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। मध्य प्रदेश के भोपाल में कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के दौरान सम्मान में राष्ट्रगान के चलते कदम बढ़ाकर आगे जाने को राष्ट्रगान का अपमान बताया है। पहले इत्मीनान से खड़े हो जाए, वोटों के लिए किसी का नहीं। हम लोग, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आज कांग्रेस पार्टी के तमाम शीर्ष नेता जो हमारे साथ मौजूद हैं, वे कांग्रेस पार्टी के नेता के बतौर इस थाने पर उपस्थित नहीं हुए हैं। हम भारत के एक नागरिक के नाते यहाँ उपस्थित हुए हैं और हमारी पीड़ा हमारी अस्मिता, हमारे सम्मान को लेकर है, हमारे राष्ट्रध्वज के सम्मान को लेकर है, हमारे राष्ट्रगान के सम्मान को लेकर है। प्रधानमंत्री जी यूँ तो विदेश मंत्री की भूमिका निभाते हुए 19-20 महीनों में निरंतर विदेश में ही घूम रहे हैं और वो निरंतर घूमते रहे, हमारी उनमें शुभकामना है। मगर पिछले कुछ दौरे जो विदेश में उन्होंने किए हैं, वह हमारे राष्ट्रध्वज, हमारे राष्ट्रीय सम्मान, हमारी अस्मिता और हमारे राष्ट्रगान के सम्मान को निरंतर चुनौतियाँ दे रहे हैं। किसी भी सामान्य व्यक्ति से यदि एक गलती होती है तो उसे गलती माना जाता है, मगर एक भारतवर्ष जैसे गणराज्य के प्रधानमंत्री निरंतर ऐसी गलतियों को दोहराते रहेंगे तो यह कहना ही प्रासंगिक होगा कि प्रधानमंत्री जी जानबूझकर हमारे तिरंगे का, हमारे संविधान का, हमारे राष्ट्रगान का निरंतर अपमान कर रहे हैं। और यह मैं इसलिए कहना चाहूँगा और दृढ़ता से प्रामाणिक तौर पर कहना चाहूँगा कि जिस विचारधारा को प्रधानमंत्री जी बिलोंग कर रहे हैं, उस विचारधारा ने देश की आज़ादी के दौरान 15 अगस्त 1947 की एक रात पूर्व 14 अगस्त 1947 की रात्रि को 12 बजे जब आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, तब इस विचारधारा ने तिरंगा ध्वज न लहराते हुए भगवा ध्वज लहराया। तो जिस विचारधारा के मूल में भगवा ध्वज विराजित हो, वो विचारधारा तिरंगे का सम्मान नहीं कर सकती। हमने माननीय CSP साहब को और माननीय TI साहब को एक दस्तावेज के साथ आवेदन प्रस्तुत किया है कि प्रधानमंत्री जी ने मई 2015 में दक्षिण कोरिया के सियोल दौरे के दौरान यह कहा था कि भारतवर्ष में जन्म लेना अपमान है। नंबर 2, जून 2015 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दिल्ली के राजपथ में उन्होंने तिरंगे से अपना पसीना पोंछा था। नंबर 3, सितंबर 2015 में न्यूयॉर्क दौरे के दौरान उन्होंने तिरंगे ध्वज पर ऑटोग्राफ दिए थे। नंबर 4, नवंबर 2015 में मलेशिया की राजधानी में आसियान सम्मेलन में उनकी मौजूदगी में घंटों तक हमारा राष्ट्रीय ध्वज उल्टा लटका रहा। और अभी 23 दिसंबर को जब वो रूस पहुंचे हैं, तो रूस पहुंचने पर जब उन्हें विमानतल पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, रूस के राष्ट्रगान के बजाए जाने के वक्त वो स्तब्ध और सावधान की मुद्रा में खड़े रहे। जैसे ही रूस की सेना की टुकड़ी ने भारतीय राष्ट्रगान जनगण मन बजाना प्रारंभ किया, प्रधानमंत्री जी हुए। कुछ जनगण मन बजाए जाने के चलते बने और उन्हें रूस के अधिकारी ने उनका हाथ पकड़कर पीछे किया। तब वो जाकर वहाँ विमानतल पर अपने राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े हुए। तो यह उनका कृत्य फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा 2 और 3 के तहत एक गंभीर कदाचारण है। क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति पर यदि यह धारा लग सकती है, तो देश का प्रधानमंत्री निरंतर अपने दिल में भगवा लगाए हुए यदि तिरंगे का अपमान कर रहा है, तो यह हमारी सहिष्णुता और हमारे संविधान और अस्मिता को चुनौती दे रहा है। हमने
माननीय पुलिस अधिकारियों से प्रार्थना की है कि जिन प्रधानमंत्री जी की काबीना में सुश्री उमा भारती जी कैबिनेट मंत्री हैं, उन्हें भी इसलिए इस्तीफा देना पड़ा था बतौर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कि उनसे भी तिरंगे ध्वज का अपमान हुआ। तो जब मुख्यमंत्री के उमा भारती जी का इस्तीफा हो सकता है, तो प्रधानमंत्री हमारी अस्मिता को चुनौती देने वाले अपमान का या उनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज क्यों नहीं हो सकता है। उसके एवज में हमने उन्हें फुटेज दिए हैं, पेन ड्राइव दी है, लिंक दिए हैं और सारे दस्तावेज दिए हैं कि किन किन स्तरों पर प्रधानमंत्री जी ने देश का अपमान किया है। और हमें उम्मीद है कि वो पुलिस अधिकारीगण जो स्वयं भारतीय हैं, वे अपने सम्मान को दृष्टिगत रख प्रधानमंत्री के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करेंगे। और चूंकि पुलिस का स्लोगन ही देशभक्ति और जनसेवा है, यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके स्लोगन को भी वो लोग कलंकित करेंगे। और यदि नहीं हुआ तो 15 दिन के भीतर हम लोग माननीय न्यायालय की शरण में जाएंगे। नरेंद्र मोदी शर्म करो, भारत माता की कांग्रेस पार्टी। वो क्या हुआ उसमें? कांग्रेस के कुछ पदाधिकारियों ने एक थाना हबीबगंज में आवेदन दिया है। उस आवेदन में उन्हें पेन ड्राइव दी है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस सुशासन दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश भाजपा कार्यालय में कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यहां उन्होंने बीजेपी से जुड़े प्रसंग सुनाए और देश के विकास में उनका योगदान को याद किया। उद्बोधन से हमें प्राप्त हुआ है, हम सबके लिए प्रेरणादायी है। का यहाँ आयोजन किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष एक दूसरे को मिष्ठान खिलाकर आज अटल जी के जन्मदिन को, जन्मोत्सव को हम सबके बीच मना रहे हैं। हम सभी कार्यकर्ता मिष्ठान प्राप्त करेंगे। आभार प्रदर्शन के लिए भोपाल जिले के सम्मानित गोपाल सोनी जी से आग्रह करूंगा। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के श्रद्धा और भाव से भरे हुए इस कार्यक्रम में हम सभी के बीच उपस्थित हम सबके नेता, जन जन के नेता आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, प्रदेश के सम्मानीय अध्यक्ष जिनका स्वभाव हम सब के लिए अनुकरणीय है, चौहान जी, प्रदेश में संगठन आदरणीय सम्मान। तो लोगों ने कहीं कमेंट किया कि अटल जी तो विपक्षी के लोगों ने आरोप लगाया अटल जी की तो आंखें रहती है, कुछ गड़बड़ है। अटल जी ने सुन लिया, भोपाल में उनकी सभा में भाषण देने आए। उन्होंने कहा आजकल मेरे बारे में कहा जाता है कि अटल बिहारी नहीं है, अब तो गगन बिहारी हो गया है। जब नीचे नहीं उतरता, आंखें कुछ चढ़ी चढ़ी रहती है। यहाँ तो देश मंत्रियों देश में जाना पड़ता है और कई बार थकान हो जाती है। अलग अलग देशों में जाते हैं और उसमें अगर आंखें नीचे ऊंची हो गई तो लोग इधर उधर की बातें करते हैं। उन्हें कहा जमीन पे जो उतरे तो आंखें मिचमिचाए, जमाना ये समझा कि हम पीछे आए। लोग हर सकते ऐसा व्यक्तित्व सकते। अब आरोपों का ऐसे मनोरंजक ढंग से जवाब कोई दे सकता है क्या? रूस दौरा था उनका, साथ में थे प्रधानमंत्री श्रीमान मुरारी जी देसाई, भारतीय विद्यार्थियों की सभा में मुरारी जी ने बहुत डांटा, गलत आदत मत सीख जाना, विदेश में आके बच्चे बिगड़ जाते हैं, ये मत करना, वो मत करना। अब अटल जी भी थी विदेश मंत्री के नाम।
बाहरी दिल्ली के शाहबाद डेयरी थाना एरिया में मेट्रो बिहार इलाके में एक 3 साल के बच्चे की एक स्कूल बस के नीचे आने से मौत हो गई है। बाहरी दिल्ली के शाहबाद डेयरी थाना एरिया के मेट्रो बिहार इलाके में एक 3 साल की बच्ची के एक स्कूल बस के नीचे आने से मौत हो गई। लोगों का आरोप है कि स्कूल बस ड्राइवर शराब के नशे में वाहन चला रहा था। गुस्साई भीड़ ने सड़क जाम कर दिया। पब्लिक ने पुलिस पर भी किया पथराव। 12 पुलिस के जवानों को आई हैं चोटें। स्कूल बस की तोड़फोड़ की गई और पुलिस की मोटरसाइकिल में भी आग लगाई गई। निजी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ हुई है। पुलिस ने किया लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले भी छोड़े, हवाई फायरिंग भी की। आंसू गैस का गोला लगने से एक शख्स की मौत हो गई है। फिलहाल इलाके में तनाव है, जिससे भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। सोनी सिंह। ये जो मेट्रो बिहार में केस हुआ, कैसे क्या हुआ? सर जी ये सुबह की बात है, एक 3 साल का बच्चा सड़क पार कर रहा था। बस ड्राइवर ने मतलब स्कूल की दारू पी के गाड़ी चला दी उसके सर के ऊपर, ठीक है सर। और उसको हमने रोकने की कोशिश की मगर वो रोका नहीं सर, ठीक है। उसके बाद जब भी हुई तो हम लोगों ने बस साइड में करी, उसकी तोड़फाड़ पब्लिक को, जब पब्लिक भड़क गई पब्लिकों ने किया। उसके बाद फिर पुलिस वाले आए, पुलिस वालों ने गोली पहले उन्होंने सबको लट मारा, लाठी चार्ज की, ठीक है सर। पहले लट की मारा पहले सर, उसके बाद फिर ये इसके सर गोले, ये इसके गोले उन्होंने हमारे पे बरसाए। उसके बाद पब्लिकों को जब लगा कि हम नहीं बच पाएंगे, इस वजह से पब्लिकों ने अपनी सेफ्टी के लिए जो भी किया। और उसी दौरान हमारे ओलंपिक क्लब मेट्रो बिहार फेज 2 में रहने वाले आदमी को गोली मारी है सर। वो अभी डेड पड़ा हुआ। वो इसका ये नहीं है कि सर वो मर गया है या जिंदा है, उसका कोई चांस नहीं मरने वाला। सर बताओ इसमें हमारी पब्लिकों की क्या गलती है सर? मेरा नाम सुमित है। पुलिस वाले आग लगाए और पुलिस वाले की बाइक है शायद, और उसी ने बंदक में लड़कों ने लगाई है आग। पे नाम आ जाएगा एलईडी किसी को लगा लो, ये उसी चल जाएगा एलईडी में। और वहाँ छुप के मार दी गोली, लाठीचार्ज हो गया, लाठीचार्ज हो गया। सर क्या मामला? आज सुबह एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक छोटे बच्चे की डेथ हुई है। उस एक्सीडेंट के बाद डेथ की वजह से यहाँ जो पब्लिक है उसमें काफ़ी गुस्सा था और भड़के हुए थे लोग। उन्होंने पथराव करना शुरू किया, जिससे उनको भीड़ को कंट्रोल करने के लिए जो हमारा अवेलेबल स्टाफ मौके पे था उन्होंने उनको समझाने की भी कोशिश की, लेकिन भीड़ बढ़ती गई और ज़्यादा लोग जमा होते गए जिन्होंने पथराव किया। उसके बाद उनको खदेड़ने के लिए हमने फोर्स का इस्तेमाल किया। अभी हम जो है केस रजिस्टर कर रहे हैं इसमें एक्सीडेंट का जिसमें बच्चे की डेथ हुई है, और जो पब्लिक ने उसके बाद उसके पश्चात जो कार्रवाई की है जिसमें रेड सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो गई थी, उसके अंदर भी हम उचित कार्रवाई करते हैं। सर कितने लोगों को फौज की चोट लगी है? हमारे अभी तक जो हम असेस कर पाए हैं करीब 12 लोगों को चोट है, इंक्लूडिंग हेड इंजरी। सर ऐसा नहीं लगता कि यहाँ कई बार ऐसे बवाल हो चुके हैं, यहाँ चौकी में कम फोर्स होती है और यहाँ पर कोई और तो जी जो अवेलेबल सैंक्शन स्ट्रेंथ है, जो अवेलेबल स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से ही हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है। थोड़ा रिमोट एरिया है, यहाँ तक पहुँचने में भी समय लग जाता है। तो सर ये बताइए कि इसमें ये भी सुनने में आया कि पुलिस की तरफ से फायरिंग हुई है, किसी पब्लिक वाले को भी गोली लगी, ऐसा कुछ है? अभी देख रहे हैं, ये भी फायरिंग हवा में की थी हमारे जवानों ने, जब टीयर गैस चलाने के बावजूद भी पब्लिक तितर-बितर नहीं हुई और उसके बाद हवा में फायरिंग करनी पड़ी इनको, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए थे और हमारी जो स्ट्रेंथ थी बहुत कम थी। तो मीडिया की गाड़ियाँ भी तोड़ी गई और पुलिस की भी? मीडिया की गाड़ियाँ, पुलिस की गाड़ियों के ऊपर भी लोगों ने हमला किया है और पब्लिक की भी कुछ प्राइवेट व्हीकल्स भी डैमेज हुए इसके। ठीक है सर, ठीक। सर कितने आंसू गैस का गोला? अभी वो असेस करना पड़ेगा, पूरा देखेंगे। पुलिस की तरफ से भी कुछ घायल? थैंक यू। पुलिस की तरफ से 12 लोगों को चोट लगी है, हेड इंजरी भी हो गई। थैंक यू। दिल्ली से यामिन शाह की रिपोर्ट। दिल्ली के कोतवाली थाने ने 2 चंदन तस्करों को गिरफ्तार किया है। चाइना में होती थी चंदन की सप्लाई।
चाइनीज गैंग के साथ मिलकर करते थे तस्करी। दिल्ली के कोतवाली थाना पुलिस ने किए चंदन की लकड़ी के 2 तस्करों को गिरफ्तार। चाइना में होती थी इसकी सप्लाई। चाइनीज गैंग के साथ मिलकर करते थे तस्करी। इंटरनेशनल मार्केट में चंदन की लकड़ी की कीमत करीब 1.25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। गैंग का सरगना फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। यह है दिल्ली का पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन और यहाँ से बोरियों और गत्तों की पेटी में भरी चंदन की लकड़ियाँ ये खेप कोतवाली थाना पुलिस ने एक गुप्त सूचना के बाद यहाँ से जब्त की है, जिसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में करीब 1 करोड़ 25 लाख रुपए है। पुलिस की माने तो इसकी सप्लाई चाइना में हो रही थी, जहाँ पर इसे बैंक दवाई और पूजा के इस्तेमाल होने वाली माला बनाने में यूज किया जाना था। इस ग्रुप का सरगना चेन जी जुई, जो मूल रूप से चाइना का रहने वाला है और दिल्ली के पीतमपुरा में अपने कुछ साथियों के साथ एक किराए के मकान में रहता है। फिलहाल वो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और पुलिस उसकी तलाश में कई टीमें बनाकर ढूंढने में लगी हुई है, ताकि इस बात का खुलासा हो सके कि वो ये इतनी बड़ी तादाद में चंदन की लकड़ी लाता कहां से था। ये कोतवाली पुलिस का एक अच्छा कैच है। इसमें लगभग 487 किलोग्राम वाइट सैंडलवुड की रिकवरी है। इसमें 2 एक्यूज अरेस्टेड हैं, जिनके नाम बीरबल यादव और जितेंद्र यादव हैं। ये एक चाइनीज गैंग के साथ काम कर रहे थे। उसमें इनके जो लीडर था, जो गैंग का जो चला रहा था, उसका नाम है चेन जी जुई, जो कि दिल्ली में होटल में रुका था और पीतमपुरा में इसने अपने साथियों के साथ एक कमरा किराए पे लिया था, जहाँ पे इसने माल स्टोर किया हुआ था। ये दोनों एक्यूज्ड चेन जी जुई के लिए काम कर रहे थे और ये माल उसने चाइना में स्मगल करके भेजना था और ये इनको चांदनी चौक के इलाके में ट्रैप कर लिया गया है। और इसमें शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ सामने आई है कि वहाँ पे इनसे कुछ ये ज्वेलरी आइटम्स या कुछ ख़ास प्रकार की बैंड मेडिसिन्स चाइना में इनसे बनाई जाती हैं और ये एक इंडिया में इनका जो एजेंट जो काम कर रहा था उसका नाम चेन जी जुई है, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिली है और टीम्स उसको नैप करने के लिए। लगभग इसकी कीमत 1.25 करोड़ के करीब अभी इंटरनेशनल मार्केट में बताई जा रही है और ये माल इन्होंने इंडिया से ही प्रोक्योर किया था। और क्योंकि जो 2 एक्यूज्ड अभी हमारी गिरफ्त में है वो उनका पर्पस केवल कैरियर का था उनको, लेकिन फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है पता करने के लिए कहाँ से माल लाया गया था और कहाँ एग्जैक्टली इसको भेजा जा रहा था। दिल्ली से यामीन शाह की रिपोर्ट। औरंगाबाद पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। मिनी गन फैक्ट्री का किया पर्दाफाश। पुलिस ने किया भारी मात्रा में हथियार एवं हथियार बनाने का सामान बरामद। 3 आरोपी गिरफ्तार। औरंगाबाद पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। मिनी गन फैक्ट्री का हुआ खुलासा। पुलिस ने किया भारी मात्रा में हथियार एवं हथियार बनाने वाला सामान बरामद। 3 गिरफ्तार। औरंगाबाद पुलिस ने बारून थाना क्षेत्र के सोना नदी दियार में छापेमारी कर एक मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। वहीं मिनी गन फैक्ट्री में 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। मिनी गन फैक्ट्री से पुलिस ने 1 देसी थर्नेट, 3 देसी कट्टे, 4 जिंदा कारतूस, अर्धनिर्मित 5 रिवॉल्वर, वॉइस मशीन एवं हथियार बनाने के प्रयुक्त होने वाली भारी मात्रा में उपकरण शामिल है। औरंगाबाद पुलिस कप्तान बाबूराम ने बताया है कि गुप्तचर सूचना के आधार पर यहाँ छापेमारी की गई है, जिसमें औरंगाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 3 लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ किया गया है और इनसे और भी पूछताछ की जा रही है। इनके हथियारों का इस्तेमाल नक्सली करते थे या नहीं। गुप्त सूचना के आधार पर बारून थाना क्षेत्र में सोन नदी के एरिया से एक बड़ी मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ है। 2 कट्टा, 1 थर्नेट और काफी सारा अर्धनिर्मित हथियार बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें से जो मास्टरमाइंड है गढ़वा जिला का रहने वाला है और यहाँ सोन में रहकर यहाँ पर अवैध हथियार फैक्ट्री का इसने संचालन किए हुए था। काफ़ी सारे हथियार इसने क्रिमिनल्स को, उग्रवादियों को सप्लाई किए हैं। तो पूछताछ में भी जांच में सामने आएगा। औरंगाबाद बिहार से सत्यजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर आम आदमी पार्टी ने किसानों की समस्या को लेकर कलेक्टर की तरफ कूच किया। चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर आम आदमी पार्टी ने किसानों के हो रहे शोषण पर रोष व्यक्त करते हुए टैंक चौराहे कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला। कलेक्टर पहुंचकर किसानों की समस्या बताते हुए एसडीएम शरद राजेश कुमार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा व कलेक्टर परिसर में स्थित चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। हो गई
धान की फसल खराब हो गई, जो भी फसल बची धान की फसल, उसमें उतने सस्ते रेट पे उसे खरीद लिया गया लोगों द्वारा कि वो अब 4 गुने रेट है। ऐसी स्थिति में किसान ये समझे कि बिल्कुल आत्महत्या के लिए बेबस हो रहा है। मांग पूरी नहीं होने पर आम आदमी पार्टी क्या करेगी? अगर निश्चित रूप से ये एक माह के अंदर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हम किसानों को पूरे जिले में इस आंदोलन को फैलाएंगे और बहुत जबरदस्त आंदोलन करेंगे। निश्चित रूप से हम किसानों को न्याय दिला के रहेंगे, ये हमारा बिल्कुल पक्का हुआ। आम आदमी पार्टी वादा करती है। और चौधरी साहब के जन्म दिवस पर किसान अधिकार दिवस मना रही है, और वो इसलिए कि किसानों की जो समस्याएं हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। चौधरी साहब के जन्मदिन पर हमारी पार्टी ये ऐलान करती है कि अगर किसानों की समस्या को नहीं सुलझाया गया तो आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में सड़कों पर उतरेगी, और जब तक किसानों की समस्या का हल नहीं हुआ संघर्ष जारी रहेगा। महान विभूति का जन्मदिन था, जिन्होंने अपना सर्वस्व जीवन किसान हित के लिए समर्पित किया। आज चौधरी चरण सिंह जी के जन्म दिवस के अवसर पर आम आदमी पार्टी ने प्रण लिया कि निरंतर किसानों की आवाज को आम आदमी पार्टी के मंच के द्वारा उठाया जाएगा। और दुष्यंत ने लिखा है कि झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, दूध महंगा खून सस्ता है हमारे देश में, अब वजीरों अफसरों और पागलों को छोड़कर और खुलकर कौन हंसता है हमारे देश में। देश की स्थिति ऐसी हो गई है कि जहां किसान मजदूर शोषित है, अन्नदाता शोषित है, और सैफई में विदेश यात्राओं में करोड़ों अरबों रुपए का धन लुटाया जा रहा है। करोड़ों अरबों रुपए देश का खजाना अदानी को खोल दिया गया है कि वो ऑस्ट्रेलिया में जाके खान खरीद ले और वहां के पर्यावरण मंत्रालय उस पर रोक लगा दें, जबकि हमारे किसानों के साथ इतना भद्दा मजाक किया जाता है कि उनको 150 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, उनको 500 रुपए देकर उनको उनके इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी, जो कि देश में एक संवेदनशील राजनीति की जिस पार्टी ने शुरुआत की है, उस पार्टी के मंच के द्वारा हमने एक प्रयास शुरू किया है चौधरी चरण सिंह जी के जन्म दिवस किसान दिवस के अवसर पर कि हम किसानों की मांगों को सतत उठाना प्रारंभ करेंगे, और जिस हद तक हम संघर्ष तक जा सकते हैं उस हद तक हम संघर्ष करेंगे। गरीबी से परेशान है जनता, महंगाई से परेशान है, पैसा खा रहे हैं बीच के चोर, और चोरों के खिलाफ लड़ना ही आम आदमी। मथुरा से रवि पाल की रिपोर्ट। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब की यौम पैदाइश का दिन आज जनपद में अकादी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब की यौम पैदाइश का दिन आज जनपद में अकीद और धूमधाम के साथ मनाया गया। इस बार डीजे की मनाही के चलते सादगी से जुलूस निकाला गया। जुलूस मोहम्मदी में नारे तकबीर और अल्लाह को अकबर की सदाओं से माहौल अकीदा से भरा गया। इसमें सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे की मजबूत झलक दिखी। विभिन्न मजहब के लोगों और राजनीतिक दलों ने जगह जगह पर जुलूस में सम्मिलित होकर लोगों का गर्मजोशी के साथ जलपान कराकर इस्तकबाल किया। इस दौरान प्रशासन की शांति और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिखे। महोबा से इस्राइल कुरैशी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश का एक बदहाल क्षेत्र बुंदेलखंड, जहां सूखे से हावी होती गरीबी और भूखमरी यहाँ के बाशिंदों के लिए मौत का रास्ता दिखा रही है। उत्तर प्रदेश का एक बदहाल क्षेत्र बुंदेलखंड, जहाँ सूखे से हावी होती गरीबी और भूखमरी यहाँ बंदिशों के लिए मौत का रास्ता दिखा रही है। यहाँ हो रहे खनन से गिरता जलस्तर तो वहीं सूखे की चपेट में होती खेती पलायन के लिए मजबूर किए हुए है। सरकारी इबादतों से दूर इन गरीबों को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही। भाई सब कबारा बीनते, एक बहन है ना, हमारा बाप है ना कोई, पापा मर चुका है। अच्छा, तो कैसे खर्चा चलाते हो, घर का क्या खाते हो? कबारा भाई साहब बीनते, कबारा बीन के ले आते हैं, जब भी पेट पलता। कितने दिन में रोटी एक बार खाते हो? 2, 3, 4, 5, 6 दिन में रोटी मिलती भाई साहब, जब बीन के ले आते जब भी मिलती। अच्छा, कितनी बहन की जिम्मेदारी भी क्या तुम्हारे सर पे है? ओ का बहन की जिम्मेदारी तो है भाई साहब। और क्या कोई छोटा भाई भी है तुम्हारा? हाँ जी है भाई साहब जी भाई। घर का खर्चा केवल तुम ही दोनों भाई मिलकर चलाते हो? हाँ भाई साहब, हम दोनों भाई चलाते हैं। कई सालों से सूखे और बेरोजगारी की मार से अकाल का दंश झेल रहे बुंदेलखंड अब थक चुका है। देश का यह तबका डिजिटल इंडिया की असलियत को दर्शाने के लिए काफी है। बुंदेलखंड में सूखे के
साइड इफेक्ट सरकार से छुपे नहीं है, लेकिन आश्वासन वही डाक के 3 पात। जी हाँ, यह असलियत है हमारे देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड की, जहाँ बेकारी और भुखमरी ने लोगों को तोड़ कर रख दिया है। कई सालों से कुदरती कहर ने इस क्षेत्र अकाल के मुहाने में ला खड़ा किया है। दर्जनों किसान बदहाली से ऊब कर यहाँ मौत के फंदे में झूल चुके हैं और सैकड़ों फसल बर्बादी के सदमे में जान गंवा चुके हैं। बाकी जो बचे हैं वो बंधुआ मजदूरी के मकड़ा जाल में फंसे हैं। हालात इतने बदहाल हैं कि जिसकी कल्पना भी आज के सभ्य समाज में नहीं की जा सकती। अन्नदाता किसान खुद अन्न के एक एक दाने का मोहताज है। जिंदा रहने के लिए लोग जंगली घास की रोटी और जंगली फल खाने को मजबूर हैं। उस पर विडम्बना ये कि शासन और प्रशासन इस बदहाली को गलत बताता चला आ रहा है। सरकारी विभाग इस विपदा की घड़ी में सफेद हाथी साबित हो रहा है। बदहाली के नाम से आए धान से सरकारी सेवकों की सेहत तो सुधर रही है, लेकिन यहाँ के बाशिंदों के हिस्से में सिर्फ भूख और जंगली घास ही आई है। बात महोबा की करें या बांदा की, हालात सभी जगह समान है। बुंदेलखंड की आधी आबादी नमक के साथ सूखी रोटी पर गुजारा करती है। घर में जलने वाला चूल्हा सप्ताह में 2 दिन ही मुश्किल से जल पा रहा है। महंगाई से बढ़ती कीमत इसके स्वाद को फाक बना चुकी है। बुंदेलखंड में यह हालात आज के नहीं है, बल्कि इसकी तैयारी कई वर्ष पूर्व हो गई थी। नाम है? हमारा नाम राम कुमार है। तो ये बताओ, खेती के किस तरह के हाल है? खेती में साफ सूखा पड़ा है, सब सूख गए, सब कुछ नहीं है। जानवर हमारे भूखों प्यासे मर रहे हैं और हम लोग भी भूखों की प्यासे मर रहे हैं। अभी तो आत्महत्या कर लें तो जान दे दें, क्या करें, कोई चारा नहीं है और नहीं से कोई न कोई सरकार कोई सुविधा दे रहा है और न तो नहर भी आ रही है पानी के लिए। यहाँ तरह जानवर आदमी सब मर रहे हैं भूखे प्यासे और यहाँ कोई ना पानी पीने के नलों में भी पानी नहीं निकलता। बड़ी दिक्कत है साहब। अब क्या करें, सरकार कोई सुविधा नहीं दे रही किसी प्रकार से हम पेट पाल सके, अपना परिवार का पालन पोषण कर सके। और अभी पूरी ज़मीन ऐसी पड़ी है, कुछ नहीं है। इस साल पानी कितना हुआ है? इस साल पानी एको नहीं हुआ, थोड़ा बड़ा पानी हुआ तो सब सूख गया है। कुछ है नहीं, चारा चाहिए, सब नहीं है, कुछ नहीं, जानवरों के लिए कुछ नहीं है। कोई फसल नहीं हुई? कोई फसल नहीं होगी, कुछ ऐसे पड़ा है। खेतों में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब भगवान के असली, भगवान भी नहीं बरस रहा, सरकार भी कोई सुविधा नहीं रहते। तो अब क्या है, अब तो आखिर ही है कि ताकि तो जान आगे तो आत्महत्या कर लेंगे कि तो भूखों से जानवर लोग देखो कर तरस कर तड़प रहे हैं। कुछ नहीं है, ना जानवरों के लिए ना आदमी के लिए। पहाड़ों में हो रहे खनन और उससे बर्बाद होती खेती इसके लिए जिम्मेदार है। मुफलिसियत का आलम यह है कि बुंदेलखंड में नौजवान अपने परिवार के पालन के लिए पलायन कर रहा है। शासन प्रशासन इन हालातों के वाकिफ होने के बावजूद भी मुख दर्शक बनी हुई है। ऐसा कतई नहीं कि सूखे का असर आज की पीढ़ी पर पड़ रहा है, बल्कि आने वाली नस्लें भी सूखे और भुखमरी के कुपोषण और अपाहिज हो रही है। बीते दिनों जनपद बांदा में निरीक्षण पर आए सुप्रीम कोर्ट के कमिश्नर यहाँ के हालातों को देखकर खुद हतप्रभाव हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट के कमिश्नर हरमंदर और राष्ट्रीय सलाहकार डॉक्टर सज्जाद हसन ने जब नैनी की ग्रामीण क्षेत्र का दौरा किया तो वो भी यहाँ की हालात देखकर हैरान हो गए। उन्होंने बताया कि सरकारी आंकड़े इन हालातों को छुपा रहे हैं। ये जो घास की बनी रोटी खा रहे हैं वो न केवल कड़वी है बल्कि शरीर के लिए भी नुकसानदायक है। महोबा में कई परिवार मजदूरी न मिलने से भी लाचारी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। घरों में बच्चे सूखी रोटी और चटनी खाकर गुजारा कर रहे हैं तो घर के बुजुर्ग भी घास की रोटी और मूली के पत्ते खा रहे हैं। बुंदेलखंड के इन हालातों पर सत्ताधारी तो चुप्पी साधे हुए हैं तो विपक्ष भी खामोश है। समाज सेवी संस्थाएं इन मुश्किलों की घड़ी में गायब है। बर्बाद होते बुंदेलखंड को यदि समय रहते नहीं बचाया गया तो यहाँ की नस्लें ही जमींदोज हो सकती हैं। ये हम नहीं कहते बल्कि यहाँ के हालात खुद यह कहानी बयां कर रहे हैं। क्या परेशानी है? हमारी यही परेशानी है साहब, भाई साहब ये रूखी रोटी खा रहे लाल मिर्चा मदर के। अब आदमी हमारा लंगड़ा लूला है, वो धंधा पानी पे नहीं करता। हम औरत जन हम क्या करेंगे, कैसे हम बच्चे पालेंगे? हमारा न घर न द्वार है न कुछ है, हमारे पास कहाँ है फिर नहीं पर। की सब्जी आपने दिखाई तो आपको कैसा महसूस हुआ, अंदर से आपने कैसा महसूस किया कि जो यहाँ का गरीब आदमी खाने पर मजबूर है उसको रोज खाना पड़ती है? एक्चुअली मैं कल रात को ही NDTV के एक डिबेट में था और लोग चर्चा कर रहे थे कि कौन सी प्राथमिकताएं अगले साल सरकार की होनी चाहिए। तो मैंने सूखे की बात की और कहा कि लोग इस हालत में हैं
कई लोगों ने कहा कि ये झूठ है, ये मिथ्या है, कल्पना की बात है, ऐसे हालात में देश में नहीं होंगे। तो मैंने खुद खाया, कड़वी थी, और लोगों ने ये भी बताया कि वो पचता भी नहीं है। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि उससे भूख मिट जाती है। उसको खाने के बाद आपको और खाने की जो इच्छा है वो 1-1.5 दिन के लिए कम हो जाती है। ये मैंने और जगहों में भी देखा है जहाँ भूख से ग्रस्त क्षेत्रों में। तो ये हालात आज भी हमारे बीच में हैं और हम इसको अनदेखा कर रहे हैं। समाज उसमें मैं सिर्फ सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, हम जैसे लोग जिनके पेट भरे हम लोग भी तो अनदेखा कर देते हैं। महोबा से इजराइल कुरैशी की रिपोर्ट। सुर्खियों में रहने वाले फरीदकोट की केंद्रीय मंडारा जेल एक बार फिर सुर्खियों में आ गई, जब यहाँ 2 कैदी गुटों में आपस में टकराव हो गया। हमेशा सुर्खियों में रहने वाली फरीदकोट की केंद्रीय मंडल जेल एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है, जब आज शाम यहां फिर 2 कैदी गुटों में टकराव हो गया, जिस कारण जिला पुलिस के आला अधिकारी भारी पुलिस बल समेत जेल के अंदर पहुंचे। इस टकराव में 2 कैदी मामूली जख्मी बताए जा रहे हैं। फरीदकोट की केंद्रीय मंडल जेल जब से बनी है तब से इसका विवादों से पुराना नाता चला आ रहा है और आए दिन कोई न कोई विवाद यहाँ खड़ा हो जाता है। जेल के अंदर हुई 2 कैदी गुटों में लड़ाई का कारण जिला पुलिस को भारी दल बल समेत जेल के अंदर पहुंचना पड़ा। जिक्र योग्य है कि करीब 2 साल पहले भी इस जेल के अंदर कैदियों की तरफ से लगातार भूख हड़ताल और बाद में जेल के अंदर काफी आगजनी की गई थी, जिस कारण पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी थी और हालात काबू किए गए थे। मौके पर पहुंचे थाना सिटी फरीदकोट के मुख्य अफसर सुजीत सिंह ने बताया है कि सूचना मिलनी थी कि केंद्रीय जेल के अंदर 2 कैदी गुटों में झगड़ा हो गया है, जिससे 2 व्यक्ति जख्मी हुए हैं। उन्होंने कहा कि स्थिति अभी काबू में है। ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗਰੁੱਪ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੇ, ਇੱਕ ਜੱਗੂ ਗਰੁੱਪ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕੀਪਾ ਗਰੁੱਪ। ਜਿਹੜਾ ਜੱਗੂ ਗਰੁੱਪ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਮੂਲੀ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਪਾ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਕੀਪਾ ਗਰੁੱਪ ਉਹਦੇ 2 ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੀਸਫੁਲ ਆ, ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਝਗੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਝਗੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰੰਜਿਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਟਸਲ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੋਈ। फरीदकोट से जगतार दोसंजी की रिपोर्ट। हर साल की तरह इस साल भी मोगा में गुरु नानक कॉलेज के ग्राउंड में मलकी सिंह यादगारी 19वां हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। हर साल की तरह इस साल भी मोगा में गुरु नानक कॉलेज के ग्राउंड में मलकी सिंह यादगारी 19वीं हॉकी टूर्नामेंट का आज आगाज हुआ है। इस टूर्नामेंट में पंजाब भर के लड़के और लड़कियों ने भाग लिया। 3 दिन तक चलने वाले इस टूर्नामेंट का उद्घाटन पंजाब के खेतीबाड़ी मंत्री तोता सिंह ने किया है। इस मौके पर उनके साथ फिरोजपुर डिवीजन के कमिश्नर वीके मीना, जिला मोगा के डिप्टी कमिश्नर परविंदर सिंह गिल के अलावा शहर की जानी मानी हस्ती मौजूद थी। इस मौके पर तोता सिंह ने बताया कि स्वर्गीय मलकी सिंह की याद में उनके बेटे द्वारा हर साल हॉकी टूर्नामेंट करवाया जाता है। इस टूर्नामेंट को आज कराते हुए 19 साल हो गए हैं। सरदार मलकी सिंह समाज के लिए बहुत बड़ी देन थे। उनकी दी हुई कुर्बानी के सदका ही आज पंजाब खुशहाल है। उनको याद रखने के लिए हर साल इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है। वहीं फिरोजपुर और संगरूर के आए खिलाड़ियों ने कहा कि उन्हें बहुत खुशी है, लेकिन सरकार कबड्डी की ओर ज्यादा ध्यान देती है और हमारी नेशनल गेम हॉकी को इतनी महत्वता नहीं दी जाती। इस ओर सरकार ध्यान दे। उन्होंने कहा कि मोगा से युवा वर्ग आगे बढ़ सकता है, नशे जैसी भयंकर आदतों से बच सकता है। हाँ जी, जथेदार जी दिओ जी जानकारी इस टूर्नामेंट बारे। इस वर्गी मलकीत सिंह की याद के आए साल ही उन्हें पुत्र जसपाल सिंह ते बेअंत सिंह ट्रस्ट के सहयोग के नाल टूर्नामेंट कराते हैं। अज 19 साल हो गए उन्होंने याद में कायम रखने लिए, क्योंकि सा मलकीत सिंह की बहुत बड़ी समाज में देन उन्हें लोक राज में कायम रखने लिए आपकी कुर्बानी दी सी। क्योंकि उन्होंने दिन 1991 जो विधान सभा चोणां होईयां सी, उन्होंने भी आदे कागज दाखिल किए ही बागे पुराने तो कुछ ऐसियां जथेबंदियां सन जो चाहदियां सी इलैक्शन ना लड़ी जाए और उन्होंने उस करके ही उन्होंने बड़ा नुकसान किया। उस वे उदों साढ़े 23 कैंडिडेट मारे गए सी 1991 इलैक्शन में, पर फिर भी असी लोक राज के हमेशा हक च और उन्होंने आपकी कुर्बानी दी। उन्होंने कुर्बानी याद रख के ये आए साल टूर्नामेंट कराया जा रहा। वो जिथे एक बहुत तगड़े एडवोकेट सन और उत्थे नाल समाज सेवी बहुत बड़े सन और उन्होंने अजे बिजली बोर्ड डायरैक्टर AM बिजली बोर्ड भी लगे रहे। उस तो मगरों वो स्टेट मिनिस्टर भी बने कोऑपरेटिव के 1985 और उस तो मगरों बड़ी समाज की सेवा भी करते रहे और इन्ना नम्रता सी उन्होंने वो नम्रता सानू अज उन्होंने बड़े सुपुत्र जसपाल सिंह विचों मिलती है।
ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ ਔਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਰਹਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਆ ਜੋ ਹੁਣ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਘਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੇਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਸ਼ਾ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਵਰਲਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਅਵਾਰਡ ਮੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਜੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵੀਰੇ ਹਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ ਹਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਹਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਆਏ ਸਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਏ ਸਾਲ ਵੀ ਇਸ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ, ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਹਾਕੀ ਕਲੱਬ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਨਰ ਸੀ, ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖਾਈਏ। ਹਾਕੀ ਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੇਖੋਗੇ ਹਾਕੀ ਵਾਲ ਨੂੰ ਜੌਬਸ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਸ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਲੇਅਰ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਕੀ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਪੋਰਟਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨ ਰੁੱਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਵਿਹਲਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਗੇਮ ਖਿਡਾਓ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਾਕੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੇਮ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਡਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਸਪੋਰਟਸ 'ਚ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜੌਬਸ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਸ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੇ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨੂੰ। ਚੰਗੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਆ, ਚੰਗੀ ਗਾਈਡੈਂਸ, ਚੰਗੀ ਡਾਈਟ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਈ ਥੋੜੇ ਘਰ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 올림픽 ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਡਲ ਲਈਏ। ਬਸ ਇਹੀ ਮੈਂ ਵੱਧ ਵੀ ਉਹ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨੀ। ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 19ਵੀਂ ਹਾਕੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਟਰੋਫੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਜੋ ਇਸ ट्रस्ट ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ और उन्होंने पूरी टीम को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता कि इस तरह की जो उपराला किया है। और हॉकी साड़ा नेशनल गेम है, तो इस ट्रस्ट दे वल्लों उन्होंने बढ़ावा दिता जा रहा है। ये बहुत ही खुशी की गल है और मैं उम्मीद करता कि इस दे नाल हॉकी नूं बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। तो इस दे नाल ट्रस्ट वल्लों होर भी कई तरह के उपराले किए जा रहे हैं। सो उन्होंने यादगार नूं अमर बनाने वास्ते इन्होंने जो ये उपराला किया है बहुत ही सराहनीय है और मैं इन्होंने एक बार फिर बधाई देता हूँ। खिडारियों लिए की संदेश है? खिडारियों वास्ते यही संदेश देंगे कि साढ़े जो खिडारी हैं वो स्पोर्ट्स भावना के नाल साढ़े जो कबड्डी हॉकी जो पंजाब दे जो ट्रेडिशनल गेम है उन्होंने मतलब चंगी तरह से उन्होंने विच रुचि लेन और जिस कारण साढ़े जो यूथ है वो और जो दूसरे नशा या उस तरह की जो एक्टिविटी है उदों मतलब अलग रहन। इस करके मैं चाहूँगा कि स्पोर्ट्स नूं वध तो वध बढ़ावा दिता जाना चाहिए है और उस लड़ी दे विच स्पोर्ट्स इन्होंने जो सरदार मलकी सिंह स्पोर्ट्स एंड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट है वो काफ़ी अच्छा योगदान देगा। मोगा से विपिन ओकारा की रिपोर्ट। हम आपको दिखा रहे हैं जिला मोगा का एक ऐसा गांव तख्तूपुरा जहां 3 गुरुओं के चरणों की छो प्राप्त है, जो गंदगी के चलते इस समय बुरा हाल है। हम आपको दिखा रहे हैं एक ऐसे गांव की दास्तान। यह ऐतिहासिक गांव तख्तूपुरा है जिला मोगा का और इस गांव को ऐतिहासिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस गांव को 3 गुरु साहिबों के चरण प्राप्त हैं और यहाँ इस गांव में 3 गुरुओं ने विश्राम किया था। यहाँ बनने वाले गुरुद्वारों में दूर दूर से संगतें दर्शन करने के लिए आती हैं। ये गांव इतना बड़ा ऐतिहासिक होने के बाद भी यहाँ रहने वाले लोगों की दुर्दशा गंदे पानी से निकासी न होने के कारण बनी हुई है। सरकार इस गांव को विकास के लिए ग्रांट तो देती है, लेकिन कभी भी गंदे पानी की निकासी के लिए ग्रांट नहीं दी गई। गंदे पानी से गांव में रहने वाले लोग परेशान हो रहे हैं। कभी कभी गंदा पानी उनके घरों में भी चला जाता है और इस कारण इस गांव में बीमारियां पनप रही हैं। गांव वासियों ने सरकार से मांग की है कि हमारे गांव को किसी ग्रांट की जरूरत नहीं, उनके गांव के गंदे पानी की निकासी का हल किया जाए। नगर है जिहड़ा बहुत ही इतिहासक है। हर साल इत्थे माघी का बहुत भारी जोड़ मेला लगता। 3 गुरु साहिबान ने इत्थे चरण पाए ने। साडे पिंड 'च जिहड़ी गंदे पानी के निकास की समस्या है वो बहुत ही गंभीर है। इहदे वास्ते असीं सरकार तो बहुत बार ग्रांट की मंग कर चुके हैं,
ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਉਸ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕਰੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2 ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ ਜੀ? ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਤਲਬ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੀ ਸੀ? 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਦਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਪਾਣੀ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਕੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪਾ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਅਧੂਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਰਕੇ ਬੇਲੋੜੇ ਪਰਪਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਤਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ, ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈਗੀ ਇਹ ਜਿਸ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਵੀ ਉਸ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੂਜਾ ਤਖਤੂਪੁਰੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਵਾਕਿਆ 1 ਦੋ ਵਾਰੀ ਵੇਖੀ ਆ। ਚਲੋ ਪਾਣੀ ਛੱਪੜ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਛੱਪੜ ਬੜਾ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਊਗੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਪੜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਾਸਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆ ਗਈ ਉਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2 ਸਟੇਡੀਅਮ ਆ। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸੀ ਉਸ ਕਲੱਬ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਖੇਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਣ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਸ ਦੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖਰਚਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਗ੍ਰਾਂਟ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਚਣੀ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖਰਚ कराएंगे। मोगा से विपिन ओकारा की रिपोर्ट। शहर धरीवाला पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। 7 मेंबरी गिरोह का उन्होंने किया है पर्दाफाश। शहर धरीवाला पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। पुलिस की तरफ से लूट करने वाले 7 मेंबरी गिरोह को पकड़ा गया है। पुलिस द्वारा उनके पास से तेज हथियार, मोबाइल और चोरी की मोटरसाइकिल समेत चोरी का और भी कई सामान बरामद किया गया है। मेंबरों को धारा 399, 402 IPC के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। 23 दिसंबर ਨੂੰ मैडम बलजीत कौर इंस्पैक्टर SHO ਧਾਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ 7 ਬੰਦੇ ਰਣੀਆਂ ਤਖੀਏ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਉਹ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਥਾਣਾ ਧਾਰੀਵਾਲ ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤਾ। ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਔਰ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਸੋਲਵ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ इंसाफ होने की संभावना है। गुरदासपुर से अवतार सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।